नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों, भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों की पड़ताल कर रहे हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो मुझे लगता है विरोधाभासों से भरा है। कभी लगता है कि ये स्वाभाविक सहयोगी हैं, तो कभी व्यापार और रूस जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद उभर आते हैं। और खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस रिश्ते की जटिलता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ क्या हुआ का नहीं, बल्कि क्यों हुआ और इसका असर क्या होगा का होता है। हमारा मकसद आज इसी क्यों और कैसे को समझना है, ताकि इस विषय पर एक मजबूत, संतुलित और एक तरह से विश्लेषणात्मक समझ बन सके। तो चलिए इस रिश्ते की कहानी को वर्तमान से शुरू करते हुए इसके ऐतिहासिक उतार चढ़ावों और भविष्य की संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाल के वर्षों में देखें तो एक अजीब सी तस्वीर दिखती है। एक तरफ क्वाड और चीन को लेकर गहरी दोस्ती है, तो दूसरी तरफ अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट की नीतियों के कारण व्यापारिक तनाव। इस विरोधाभास को कैसे समझें? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस रिश्ते का सबसे दिलचस्प पहलू है, रणनीतिक अभिसरण और आर्थिक टकराव का एक साथ चलना। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत के जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस दर्जे को खत्म किया, तो भारतीय निर्यातकों को एक झटका लगा। इसी तरह स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगाए गए, उसने भी खटास पैदा की। यहां तक कि हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिलों पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी काफी बयानबाजी हुई। लेकिन इन्हीं तनावों के बीच चीन का मुद्दा दोनों देशों को और करीब ले आया। बिल्कुल, हाँ, और इंडो पैसिफिक की रणनीति और क्वाड की सक्रियता इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, और क्वाड की कहानी भी दिलचस्प है। ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं है, जैसा कि चीन प्रचारित करता है। इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है, वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन तक। लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर समझना जरूरी है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन मुख्य रूप से एक समुद्री चुनौती है। वहीं भारत अकेला क्वाड सदस्य है, जिसकी चीन के साथ एक लंबी और विवादित जमीनी सीमा है। इसी वजह से भारत चीन के खिलाफ किसी भी सीधे सैन्य टकराव से बचता है और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देता है। यही संतुलन, कह सकते हैं, इस रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन इस रिश्ते की जड़ें तो आजादी के साथ ही जुड़ी हैं। चलिए जरा पीछे चलते हैं, 1947 से 1991 के उस दौर में, जिसे अक्सर शीत उदासीनता का दौर कहा जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दो बड़े लोकतंत्र स्वाभाविक दोस्त नहीं बन पाए? देखिए, इसकी मुख्य वजह थी दुनिया का दो ध्रुवों में बटा होना। अमेरिका चाहता था कि देश या तो उसके साथ हों या उसके खिलाफ, जबकि प्रधानमंत्री नेहरू ने एक तीसरा रास्ता चुना, गुटनिरपेक्षता का। अमेरिका को यह बात कभी पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि गुटनिरपेक्षता असल में सोवियत संघ का एक तरह से मौन समर्थन है। और इसी दौरान अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गया था। निश्चित रूप से अमेरिका ने पाकिस्तान को सीटो और सेंटो जैसे सैन्य गठबंधनों में शामिल कर उसे हथियार और आर्थिक मदद दी। भारत इसे अपने खिलाफ एक सीधी चुनौती के तौर पर देखता था। हालांकि इस दौर में भी कुछ सकारात्मक पल आए। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तो अमेरिका ने भारत को सैन्य सहायता भेजी थी। राष्ट्रपति कैनेडी ने उस वक्त भारत का काफी समर्थन किया था। लेकिन ये गर्मजोशी ज्यादा दिन नहीं चली। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में तो अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। वो इस रिश्ते का सबसे निचला स्तर था, कह सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपने 7वें बेड़े के विमान वाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। ये भारत पर दबाव बनाने की एक सीधी कोशिश थी। इसी के जवाब में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल की शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने भारत को सोवियत खेमे के और करीब ला दिया और अमेरिका से दूरियां और बढ़ गईं। और फिर आया परमाणु मुद्दा। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद तो अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। हाँ, पोखरण आई के बाद अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी के गठन में भी अहम भूमिका निभाई, जिसका मकसद भारत जैसी नई परमाणु शक्तियों को तकनीक से वंचित करना था। अमेरिका लगातार भारत पर एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाता रहा, जिसे भारत ने हमेशा भेदभावपूर्ण माना, क्योंकि ये संधि सिर्फ P5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती थी। ये मतभेद शीत युद्ध के अंत तक बना रहा। तो ये तो हुई शीत युद्ध की बात, जहां दोनों देश अलग अलग खेमों में थे।
लेकिन फिर 90s के दशक की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। सोवियत संघ का विघटन हुआ और भारत ने भी अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इस नए माहौल में रिश्तों की डायरी कैसे लिखी गई? 1991 एक निर्णायक मोड़ था। सोवियत संघ के बिखरने से भारत ने अपना एक मजबूत रणनीतिक सहयोगी खो दिया और उसे एक नई विदेश नीति की जरूरत महसूस हुई। उसी समय भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने LPG मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सुधार लागू किए। इन सुधारों ने अमेरिकी कंपनियों और निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। अब रिश्तों का आधार सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अर्थशास्त्र भी बन रहा था। लेकिन 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों ने एक बार फिर सब कुछ रोक दिया। अमेरिका ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। हाँ, प्रतिबंध बहुत सख्त थे, लेकिन इस बार दुनिया बदल चुकी थी। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ रही थी। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह और अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टैलबोट के बीच एक लंबी और कह सकते हैं ऐतिहासिक बातचीत का दौर चला। करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुलाकातों में दोनों ने एक दूसरे के नजरिए को समझा। इसी बातचीत ने भविष्य की साझेदारी की नींव रखी। और फिर साल 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा हुई, जिसे एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। बिल्कुल, वो यात्रा 22 साल में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। इसने दशकों की कड़वाहट को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी और राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक विजन स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें पहली बार दोनों देशों को नेचुरल एलाइज यानी स्वाभाविक सहयोगी कहा गया। यहीं से असल रणनीतिक जुड़ाव की शुरुआत हुई। इसके बाद 9/11 के हमलों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत किया। साथ ही अमेरिका में भारतीय डायस्पोरा, खासकर IT सेक्टर में का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसने दोनों देशों के बीच एक नया पुल बनाया। तो 21वीं सदी में आकर ये रिश्ता परिपक्व होने लगा और इसका सबसे मजबूत स्तंभ बना रक्षा सहयोग। यहाँ 2005 की सिविल न्यूक्लियर डील को एक मील का पत्थर कहा जाता है। ऐसा क्यों? भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौता सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये एक भू राजनीतिक क्रांति थी। इसने भारत पर लगे 3 दशकों के परमाणु प्रतिबंधों को समाप्त किया और भारत को NPT पर हस्ताक्षर किए बिना ही वैश्विक परमाणु व्यापार में शामिल होने की अनुमति दी। इसने एक तरह से भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक मान्यता दे दी। यह अमेरिका की नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जिसका मुख्य कारण था चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। इस डील के बाद तो जैसे रक्षा सहयोग के दरवाजे ही खुल गए। 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया, जो किसी और देश के पास नहीं है। इसका क्या मतलब है? मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा वो भारत को अमेरिका के करीबी सहयोगियों के बराबर संवेदनशील रक्षा तकनीक तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसी के तहत दोनों देशों ने 3 मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं: लेमोआ, कोमकासा और बेका। ये नाम सुनने में जटिल लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना जरूरी है। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ये हमारी सेनाओं के लिए कैसे फायदेमंद हैं? जरूर। पहला है लेमोआ, यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। ये दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईंधन भरने, मरम्मत और रसद के लिए करने की अनुमति देता है। सोचिए, अगर भारतीय नौसेना का कोई जहाज प्रशांत महासागर में है तो वो अमेरिकी बेस पर ईंधन ले सकता है। दूसरा है कोमकासा, जो सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार नेटवर्क पर काम करने की सहूलियत देता है। इससे दोनों सेनाएं रियल टाइम में सुरक्षित तरीके से जानकारी साझा कर सकती हैं। अच्छा, और तीसरा बीका? BCEA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। यह भारत को अमेरिका की उन्नत भूस्थानिक खुफिया जानकारी यानी जियो स्पेशल इंटेलिजेंस तक पहुंच देता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के मिसाइलों और ड्रोन्स की सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। ये तीनों समझौते दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी साथ मिलकर काम करने की क्षमता को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाते हैं। इसी का नतीजा है मालाबार और युद्ध अभ्यास जैसे लगातार हो रहे सैन्य अभ्यास। रक्षा के अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी तस्वीर काफी बदली है। अमेरिका अब चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ये एक बहुत ही सकारात्मक विकास है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार $131.8 बिलियन को पार कर गया है। और सबसे खास बात यह है कि चीन के साथ जहां हमारा भारी व्यापार घाटा है, वहीं अमेरिका के साथ हमारा व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस है।
हम अमेरिका को सेवाएं और सामान बेचते ज्यादा हैं और खरीदते कम हैं। मिशन 500 के तहत दोनों देशों ने व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं है। H-1B वीजा का मुद्दा हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, H-1B वीजा नियमों का सख्त होना भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR को लेकर अमेरिकी फार्मा कंपनियों को भारत से शिकायतें रहती हैं। वहीं भारत की डेटा स्थानीकरण की नीतियां जो कहती हैं कि भारतीयों का डेटा भारत में ही स्टोर होना चाहिए, वो अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए चिंता का विषय हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अक्सर WTO में भी बहस होती रहती है। अगर वैश्विक मंच की बात करें, खासकर इंडो पैसिफिक की, तो वहाँ दोनों के हित लगभग एक जैसे लगते हैं। हाँ, इंडो पैसिफिक को एक मुक्त, खुला और नियम आधारित क्षेत्र बनाए रखना दोनों की साझा प्राथमिकता है। चीन के बढ़ते दबदबे, खासकर दक्षिण चीन सागर में, को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वाड इसी रणनीति का केंद्र बिंदु है। ताइवान के मुद्दे पर भी दोनों के बीच एक समझ है, हालांकि भारत अपनी एक चीन नीति के कारण इस पर खुलकर कुछ भी कहने से बचता है। लेकिन एक मुद्दा है जो इस पूरी दोस्ती में एक बड़ी फांस की तरह है, रूस। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका चाहता था कि भारत रूस की निंदा करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने न केवल रूस की निंदा करने से परहेज किया, बल्कि उससे रियायती दरों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदा। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, भारत के लगभग 60% रक्षा उपकरण रूसी मूल के हैं और हम रातों रात इस निर्भरता को खत्म नहीं कर सकते। दूसरी, रूस भारत का एक ऐतिहासिक और भरोसेमंद सहयोगी रहा है। भारत यह संदेश नहीं देना चाहता कि वे किसी एक गुट का हिस्सा है। अमेरिका इस बात को समझता है, लेकिन उसे पसंद नहीं है। यह इस रिश्ते का सबसे बड़ा तनाव बिंदु है। तो इन तमाम उतार चढ़ावों को देखते हुए भविष्य का रास्ता क्या है? सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर क्या है? सबसे बड़ी चुनौती इसी संतुलन को साधने की है। कैसे एक मजबूत अमेरिकी साझेदार बने और साथ ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को भी बनाए रखें। रूस ईरान जैसे मुद्दों पर यह टकराव बार बार सामने आएगा। एक और चुनौती है, वो है भरोसे की कमी। अमेरिका के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर लिए गए फैसलों ने भारत में हमेशा एक संदेह पैदा किया है। और अवसर? चीन को अक्सर एक बाइंडिंग फैक्टर कहा जाता है जो दोनों को जोड़े रखता है। हाँ, चीन की चुनौती सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकता। असली अवसर प्रौद्योगिकी में है। ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसी पहल बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत दोनों देश AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और सह उत्पादन भी एक बड़ा अवसर है। अगर ये रिश्ते लेन देन से आगे बढ़कर आपसी भरोसे और सह विकास पर आधारित हो जाएं, तो इसकी संभावनाएं असीमित हैं। इस पूरी चर्चा को अगर हम सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से समेटें, तो एक अभ्यर्थी को उत्तर लिखते समय किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए? जैसे अगर सवाल आता है कि भारत अमेरिका संबंध उदासीन सहयोगियों से स्वाभाविक सहयोगियों तक विकसित हुए हैं, इस परिवर्तन में चीन कारक की भूमिका का विश्लेषण करें, तो इसका ढांचा कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे उत्तर की शुरुआत शीत युद्ध के दौर की उदासीनता से करनी चाहिए, जिसमें गुटनिरपेक्षता और पाकिस्तान कारक का जिक्र हो। फिर 1991 के बाद आर्थिक और रणनीतिक बदलावों को समझाना चाहिए। उत्तर का जो मुख्य भाग है वो चीन कारक पर केंद्रित होना चाहिए। कैसे चीन के उदय ने दोनों देशों के साझा हितों को उभारा, जिससे सिविल न्यूक्लियर डील, रक्षा समझौतों और क्वाड को गति मिली। लेकिन हाँ, निष्कर्ष में यह लिखना जरूरी है कि यह रिश्ता सिर्फ चीन पर आधारित नहीं है और रूस, व्यापार जैसे मुद्दों पर मतभेद भी मौजूद हैं। एक संतुलित उत्तर में अभिसरण और विचलन मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों पहलुओं को दिखाना जरूरी है। अच्छा, और कुछ खास शब्दावली या कीवर्ड्स जो उत्तर को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं? हाँ, कुछ शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, नियम आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, और साझा मूल्य और साझा हित, शेयर्ड वैल्यूज एंड शेयर्ड इंटरेस्ट्स। निष्कर्ष में यह दर्शाना महत्वपूर्ण है कि यह साझेदारी अब आदर्शवाद से ज्यादा यथार्थवाद पर आधारित है। यह एक जटिल, कहीं कहीं लेन देन पर आधारित, लेकिन अपरिहार्य साझेदारी है। तो भारत और अमेरिका का रिश्ता एक ऐसे हाईवे की तरह है जिस पे रफ्तार तो बहुत है, लेकिन बीच बीच में कई स्पीड ब्रेकर भी हैं। चीन का डर इन्हें करीब लाता है, लेकिन रूस और व्यापार पर मतभेद दूरियां बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और शायद भविष्य में इस रिश्ते की असली परीक्षा किसी साझा दुश्मन का सामना करने में नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मतभेदों और विरोधाभासों का प्रबंधन करने में होगी।
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह साझेदारी अपने साझा हितों के बल पर इन स्पीड ब्रेकरों को पार कर पाएगी या फिर तनाव की वजह से इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। द डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद।